हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बहुत लोग हमसे पूछते भी रहते हैं और हम भी इस सवाल से हमेशा जूझते रहे, लेकिन कोशिश किया हमने कि इस पर मैं लिटरेचर पढूं, उसे समझने का प्रयास करूं और जानने का प्रयास करूं कि क्यों। जो सवाल है उस पर पहले सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि ओबीसी रिजर्वेशन, आप जानते हैं कि इस देश में ओबीसी रिजर्वेशन की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने किया था। और उस घोषणा के बाद जिस तरह से इस देश में तूफान आया, जिस तरह से उसका विरोध प्रदर्शन हुआ, उसे जानने और समझने की जरूरत है और गहराई से उसे समझने की जरूरत है कि एक ऐसा वर्ग, ऐसा एक जातीय समूह जो इस विरोध में अग्रणी भूमिका निभा रहा था, वो ऐसा वर्ग और जातीय समूह था जो हमेशा से लेकर अभी तक संसाधनों और साधनों पर एकाधिकार रखा है। हम अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं। एकाधिकार का मतलब ये है कि उस पे उसका मोनोपोली रहा है। और जब आप हिंदुत्व की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही अब आप अपने प्रतिनिधित्व की बात करना शुरू किए, अधिकार की बात करना शुरू किए, हक मांगने की बात शुरू किए, शिक्षा लेने की बात शुरू किए, रोजगार मांगने का हक आपने जताना शुरू कर दिया, तब वही लोग, जब तक आप नहीं मांगते थे तो आप सबसे बढ़िया थे, लेकिन वही लोग जैसे ही आपने अधिकार मांगना शुरू किया तो जिस तरह की गालियां दी गई, जिस तरह का विरोध किया गया, और आज जो एजेंडा मीडिया में चलाया जाता है, कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउस वाले चलाते हैं कि हम आरक्षण पर बात करके रहेंगे। अरे भाई, करो ना। आरक्षण पर बात होनी चाहिए, बस होनी चाहिए कि वैसे उसे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। यह भी डिबेट होना चाहिए कि मेरिट का जो विशेषाधिकार है जो लोग क्लेम करते हैं, ये सैकड़ों सालों का जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है मेरिट का, प्रतिभा का, इस पर भी खुल के बहस होना चाहिए ना कि 2000 सालों तक आपने एक अधिकार रखा सारे संसाधनों पर। आज दलित, पिछड़े महिलाओं के बच्चे जब पढ़ रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, तो आप उसका मेरिट नाम देते हैं। संसाधनों के लूट और विशेषाधिकारों में पले हुए लोग इस मेरिट के कंसेप्ट का हवाला देते हैं, और जिस तरह से विरोध हुआ वो याद करने वाला समय है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है दोस्तों कि 1990 से पहले आखिर इस देश में ओबीसी रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू हो पाया, इसकी क्या वजह रही। जबकि राज्यों में अगर हम देखें, एक डेटा उठा करके आप देखेंगे, हम डेटा आपको बताने की कोशिश करें। इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन रिटन बाय क्रिस्टोफर जेफरलोट, उसके पेज नंबर 238 पर बताया गया है डिफरेंट स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशंस के बारे में, कमिटीज के बारे में। उसका लिस्ट दिया हुआ है 1990 तक किन किन राज्यों में स्टेट में कमीशन बने, बैकवर्ड क्लास कमीशन बने। उसमें सबसे पहले मैसूर में बना था। आप जानते हैं कि मैसूर में वडेयार वंश का शासन था उस समय। देवराज उर्स का नाम आप जानते हैं, कर्नाटका के कभी चीफ मिनिस्टर बने थे। वो बैकवर्ड शूद्र क्लास का एक वर्ग था जो वहां राज कर रहा था। सबसे पहले 1918 में वहां पे कमीशन बना था। एक ब्रिटिश अधिकारी थे एल मिलर, उनके नेतृत्व में। बाद में बॉम्बे में बना, जम्मू कश्मीर में बना। ये आज़ादी से पहले की बात है। ये 3 राज्यों में, मैसूर में, बॉम्बे में और जम्मू कश्मीर में, आज़ादी से पहले यहाँ पे ओबीसी कमीशंस बने थे। अब केरला में देखिए, केरला में 3 कमीशन बने 1961 में, 1961 में फिर बना, फिर 65 में एक कमीशन बना था। बिहार में 1971 में मुंगेरी लाल कमीशन बना था।
और जो कमीशन 1971 में बना, उस समय कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे दारोगा प्रसाद राय जी, उनके नेतृत्व में ये कमीशन बना था। और एक नारा बहुत फेमस किया गया उस समय, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये नारे किनके द्वारा दिए गए थे? आप इस पर विचार करिए। वे लोग जो इस कमीशन का, इस रिकमेंडेशन का या इनिशिएटिव का विरोध कर रहे थे, उनके द्वारा ये नारे गढ़े गए कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ओबीसी वाले देख रहे हैं, पिछड़े देख रहे हैं। इनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। इस विरोध में दारोगा प्रसाद राय जी की सरकार गिर गई, बाद में कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिर गई। आप समझ रहे हैं, ये नारे एक गाली के तौर पर गढ़े गए थे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि राज्यों में तो धीरे धीरे प्रयास हो रहा था, और इसमें साउथ सबसे आगे रहा है, मैसूर सबसे आगे है, मद्रास सबसे आगे है, बॉम्बे सबसे आगे है। जो प्रेसिडेंसी थे, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो थे, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ, मैसूर का जो वहाँ का के राजा थे वो बहुत प्रोग्रेसिव थे। बिहार में 1971 में बना और उसको गाली दिया गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोले गए, क्योंकि जो विरोधी वर्ग था वो इसे लागू नहीं होने देना चाह रहा, तो वो अपना विशेषाधिकार समझता था संसाधनों के ऊपर, शासन के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर। तो मैं क्या इंडिकेट करना चाहता हूं आपको, जो मूल जो बातें हैं कि 1990 तक ओबीसी रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू हुआ, तो उसके दो कारण थे। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास किया है कि पॉलिटिक्स ऑफ को-ऑप्शन क्या था, पॉलिटिक्स ऑफ हेजिमनी क्या है। उसमें हमने बताया है कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उसी समय ये सवाल उठाया गया था कि यहाँ पर सबसे पहले सामाजिक सुधार हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, सबसे पहले इस सवाल को डील किया जाए। ये वे लोग सवाल उठा रहे थे जो ब्राह्मणवादी शोषण व्यवस्था से पीड़ित थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उनको ये कहा गया कि सबसे पहले राष्ट्रवादी फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता आंदोलन चलाना है, राजनीतिक स्वतंत्रता हमको सबसे पहले चाहिए अंग्रेजों से। लेकिन उनको ये इस बात का कोई टेंशन नहीं था, कोई कंसर्न नहीं था कि सामाजिक स्वतंत्रता भी, आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि वो मुद्दा था बैकवर्ड और दलित का, इसलिए इसको हमेशा साइड लाइन किया गया। उन्हें ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद से, ब्राह्मणवादी शोषणकारी व्यवस्था से दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो उन्हें धर्म का भाग मानते थे। और ये कौन लोग विरोध कर रहे थे कि समाज सुधार आंदोलन नहीं हो? अब सरप्राइज होंगे कि इस तर्क को देने वाले सबसे अधिक ब्राह्मण वर्ग था, जो पढ़े लिखे लोग बाहर से आए हुए थे। ब्राह्मण या अपर कास्ट आपका ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट था। हम किसी ये गेस वर्क पर नहीं ये बात कर रहे हैं। अगर आपको इस पे डाउट हो तो इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन, ये जो किताब है वो आप पढ़िएगा, हर चीज का डेटा इसमें अवेलेबल है, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और आपने दलितों पिछड़ों के मुद्दे को मुद्दे बनने ही नहीं दिए, तो नेता कैसे उभरेंगे? तो सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके मुद्दे को कभी भी मेन स्ट्रीम डिस्कशन का, डिबेट का, पॉलिटिकल एक्टिविटी का पॉइंट ही नहीं बनने दिया गया, कभी खुल के बोलने ही नहीं दिया गया। और आज भी ये बहुत बड़ा क्राइसिस है कि जो दलित पिछड़े लोग हैं चुप रहते हैं अपने ही मुद्दे पर, वो बोलते ही नहीं हैं। नहीं बोलिएगा तो आपकी बातों को मुद्दा कैसे बनाया जाएगा? आप राजनीति कैसे कर पाएंगे उसके इर्द गिर्द? तो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि राष्ट्रवादी आंदोलन को, राजनीतिक स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा गया और उसमें सामाजिक न्याय का जो मुद्दा था वो हमेशा हमेशा के लिए दब गया। जहां पे अंग्रेज सरकारें थीं, जहां पे वैसे राजा राज कर रहे थे जो प्रोग्रेसिव थे, जो दलित पिछड़े वर्ग से आते थे, जैसे साहू जी महाराज, बड़यार वंश मैसूर में,
इन लोगों ने रिजर्वेशन लागू किया क्योंकि वहां पे शासन प्रशासन हर जगह ब्राह्मणों का, अपर कास्ट का डोमिनेंस था। 1920 के दशक में जो वहां जस्टिस पार्टी सत्ता में आई, उसने इस डोमिनेंस हेजमनी को खत्म करना शुरू किया। अंग्रेजों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। अंबेडकर एक दलित वर्ग के नेता के रूप में उभरते हैं। इस समय एक नया आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये गैप देखने को मिलता है ओबीसी पॉलिटिक्स में। जो भी उसमें में प्रयास किए गए, जैसे हमने बताया कि आज़ादी के पहले से ही कास्ट एसोसिएशंस बन रहे थे, बाकी चीज़ें बन रही थी, लेकिन एक ऑल इंडिया लेवल पर कोई संगठन नहीं बन पा रहा था ओबीसीज का। बना भी 1950 में एक संगठन, 26 जनवरी 1950, ये भी देखिए कोइंसिडेंस, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन बनता है पंजाब राव देशमुख के नेतृत्व में। बाद में डिफरेंस आता है तो आर.एल. चंदापुरी के नेतृत्व में एक अलग संगठन बनता है। बाद में ब्रह्म प्रकाश चौधरी जो यादव कम्युनिटी के थे, दिल्ली के पहले सीएम रहे ओबीसी, वो भी बनते हैं इसके अध्यक्ष। बाद में बीपी मंडल वगैरह, राम लखन सिंह यादव बिहार को, सब लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन सब लोग पॉलिटिक्स ऑफ को ऑप्शन का शिकार हो जाते हैं। उनका अपना वैकल्पिक राजनीति या पहचान डेवलप ही नहीं होने दिया जाता है। कहा जाता है कि आप जो राजनीति कर रहे हो देश को बांटने वाला है। सवाल ये नहीं था बांटने और नहीं बांटने वाला, सवाल ये था कि जो सत्ताधारी वर्ग था, जो डोमिनेंट क्लास था, जो कास्ट था, अपना वर्चस्व वो छोड़ना नहीं चाहता था और हक की बात को, अधिकार की बात को कहता था कि यह देश बांटने का प्रयास है। इसे समझना होगा। आपका नेतृत्व ही डेवलप नहीं होने दिया गया और सब लोग इसके शिकार होते चले गए। दलित पॉलिटिक्स में आप बाबू जगजीवन राम का एग्जाम्पल देख लीजिए। एक तरफ अंबेडकर हैं और एक तरफ बाबू जगजीवन राम हैं। बाबू जगजीवन राम को ऑप्शन पॉलिटिक्स के एक जीते जागते उदाहरण हैं। कितनी बार उनको मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, एक सबसे अच्छे वो कैंडिडेट थे, विकल्प थे, लेकिन कभी नहीं बनने दिया गया। क्या लगता है ये कोइंसिडेंस है? तो दोस्तों जेफर लोट अपने किताब में ये नोट करते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने मजबूती के साथ दलित वर्गों के मुद्दे को उठाया, वैसा कोई आपका नेता ही नहीं था संविधान सभा में जो आपके मुद्दे को उठाए। और जिन लोगों ने उठाया उस पे इतना भयंकर रिएक्शन आया। जो अपर कास्ट संविधान सभा के मेंबर्स थे, उन्होंने ये भी उचित नहीं समझा कि बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करें। आपको ध्यान देना है, बैकवर्ड कास्ट अलग है, बैकवर्ड क्लास अलग है, और क्लास ही क्यों इसको कहा गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कि क्लास के रूप में आपने तो बोल दिया, संविधान में आपने अनुच्छेद 15 और 16 में व्यवस्था भी कर दी, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन कि ये शेड्यूल कास्ट, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेफिनेशन दिया गया, क्या वैसा डेफिनेशन दिया गया? क्या नहीं दिया गया। उस पर बहस तक नहीं की गई ढंग से। और अधिकार देने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। कमीशन बनाने की बात हुई, कमीशन का नतीजा आप जानते हैं। काका कलेलकर आयोग का जो कमीशन बना, उसमें भारत सरकार को एक गैर ब्राह्मण व्यक्ति तक नहीं मिला जो उस कमीशन को की अध्यक्षता करे। काका कलेलकर ब्राह्मण थे। ठीक है, रिपोर्ट भी बना, जैसा भी रिपोर्ट आया, रिपोर्ट को पढ़िए आप, किस तरह से काका कलेलकर ने सारी चीजों पर एग्री होते हुए अंतिम में उसी को खारिज कर दिया। किस तरह से उस समय के होम मिनिस्टर ने यह कहा कि हम तो सोशलिज्म इस देश में लागू कर रहे हैं, तो इस जाति आधारित या इस तरह के आरक्षण की बात करने की कोई बात ही नहीं। उन्होंने उस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। इवन पार्लियामेंट में उसको डिस्कशन लायक भी नहीं समझा गया। तो दो पॉइंट आपको समझना है कि कैसे हेजेमनिक क्लास वर्चस्ववादी जो नीतियां होती हैं और विचारधारा होती है,
और खास करके वैसी विचारधारा भारत में बात करें कि ये हेजिमनिक विचारधारा एक ब्राह्मणवादी, गैर समतावादी विचारधारा है, जिसमें कुछ खास जातियों और वर्गों के वर्चस्व को हमेशा बनाए रखने के लिए किसी हद तक जाया जा सकता है। और इस तरह से अब सोचिए कि काका कालेलकर आयोग जस्ट आजादी के बाद बनता है, वो कमीशन अपना रिपोर्ट देता है, उस पर कोई बहस नहीं होती। बाद में जब गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उस समय जो गठबंधन था, गठबंधन के दबाव में जैसे चौधरी चरण सिंह थे, लालू प्रसाद यादव थे, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, इन लोगों के दबाव की वजह से कमीशन बनता है। कमीशन का रिपोर्ट भी आता है जिसे मंडल कमीशन हम कहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये कमीशन बना, रिपोर्ट सबमिट हो गया। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो फिर इसे पेंडिंग में डाल दिया जाता है, बट डिस्कशन तक नहीं किया जाता। अब सोचिए कि कांग्रेस कितना आरक्षण का हितैषी रही है और कब उसने लागू किया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कब लागू किया है इसने, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आप इन पूरे डिबेट से ये समझ पा रहे हैं कि स्टेट लेवल पर निश्चित तौर पे पश्चिम के ये दक्षिण के राज्यों ने बहुत बड़ा प्रयास किया है। वहां पे आज इसीलिए इतना वो लोग विकसित हैं, वो राज्य विकसित हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से सामाजिक न्याय का कंसेप्ट अपने नीतियों में लागू किया। लेकिन केंद्र के स्तर पर अगर हम देखें तो एक वर्चस्ववादी विचारधारा जो डोमिनेट कर रही थी, उस विचारधारा ने कभी वैकल्पिक राजनीति, बहुजनवादी राजनीति को बढ़ने ही नहीं दिया। ये राज्य स्तर पर तो लोगों ने प्रयास किया, बिहार हो, यूपी हो, लेकिन उसका भी इतना विरोध हुआ कि सरकारें गिरा दी गई, गालियां दी गई। हम गालियों का नाम नहीं लेना चाहते, कर्पूरी ठाकुर के बारे में कैसे क्या कहा गया, यूपी में राम नरेश यादव के बारे में क्या कहा गया, हम नाम नहीं लेना चाहते। किस तरह से इंसल्ट किया गया उनको, क्योंकि ये वर्ग जो वर्चस्ववादी विचारधारा के लोग हैं, धर्म के आड़ में, ये समझिएगा, ओबीसी वर्ग, एससी एसटी वर्ग आज भी नहीं समझ पा रहा है कि धर्म की आड़ में उनके हकों का लूट जो चल रहा है, आज प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है, पब्लिक सेक्टर में चल रहा है। आपकी वैकेंसी नहीं भरी जा रही है, उस पर हम नहीं जा रहे। तो 1990 से पहले स्टेट लेवल पे जो ओबीसी नेतृत्व था, एससी एसटी नेतृत्व था, उसने पहल किया, उसका विरोध भी उसको सहना पड़ा। यही उसके गोलबंदी का एक मुद्दा भी बना। आज इतने बड़े स्तर पर ओबीसी ब्लॉक बना है, वोटिंग ब्लॉक, इसका कारण भी यही है। तो विचारधारा के लेवल पर कभी भी बहुजनों के अधिकार की विचारधारा को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। उसको समाजवाद के नाम पे, उसको राष्ट्रवाद के नाम पे, देश की एकता के नाम पर हमेशा खारिज किया गया। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन का एक अलग महत्व है, लेकिन सामाजिक न्याय के जो मुद्दे थे उसको डाइल्यूट कर देना ये गलत था। और इस तरीके से भी राष्ट्रीय आंदोलन को एनालाइज करने की जरूरत है। खाली ग्लोरीफाई मत करिए कांग्रेस के सरकारों को और उस समय के नेहरू के सरकार को कि स्वतंत्रता दिलाया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोले, बड़े बड़े इंडस्ट्री खोले। उसको भी आलोचना की दृष्टि से आप देखिए, ये कितने लोग पढ़े लिखे लोग थे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में बड़े बड़े पदों पर जाते, जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको क्या मिला उससे? तो दोस्तों, ये सवाल ये है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा उसको सामाजिक न्याय के पर्सपेक्टिव से, प्रतिनिधित्व के पर्सपेक्टिव से जब अब अगर आप देखते हैं तो विचारधारा आपके अधिकारों को हमेशा दबाने की कोशिश की है, आपके सवालों को हमेशा दबाने की कोशिश की है। तो एक तो विचारधारा हेजेमनिक थी जिसमें केवल राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक आज़ादी की बात की गई, सामाजिक न्याय और सामाजिक अधिकारों की बात हमेशा पीछे कर दिया गया। दूसरा कारण, जबकि स्टेट लेवल पर इसका प्रयास होता रहा, वहां पर हुआ भी, जिसका नतीजा है कि इन राज्यों में आज सामाजिक न्याय का आधार मजबूत है। दूसरा,
आपका नेतृत्व कभी डेवलप ही नहीं होने दिया गया। और जब क्यों नहीं होने दिया गया, कैसे नहीं होने दिया गया, ये भी आपको समझने की जरूरत है। इसलिए नहीं होने दिया गया क्योंकि आपके मुद्दे सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, अधिकार के मुद्दे अगर आगे आ जाते तो ब्राह्मणवादी जो वर्ग था, जो अपर क्लास था, अपर कास्ट था, उसका डोमिनेंस खत्म हो जाता। वो ये बात समझते थे कि आज़ादी मिलने वाली है और आज़ादी मिलना है तो पहले हम आज़ादी ले ले, सत्ता में आ जाए, बाकी तो इनका हम देख लेंगे बाद में। और हुआ यही, सामाजिक सुधार मुद्दा बनने ही नहीं दिया गया, जातीय शोषण का अंत कभी मुद्दा बनने ही नहीं दिया गया, प्रतिनिधित्व का सवाल कभी मुद्दा बनने ही नहीं दिया गया। और इसी तरह से जब ये मुद्दा नहीं बना, क्योंकि उसके सामने एक ग्रांड नैरेटिव प्रेजेंट किया गया कि सबसे पहले आज़ादी हमें मिलनी चाहिए, तब हम आपकी बात कर लेंगे, जिसका कभी बात ही नहीं हुआ। याद करिए बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट जो 17 में उन्होंने दिया था कि ये दलित पिछड़े पढ़ लिख करके क्या करेंगे, सत्ता में आकर के क्या करेंगे, नौकरी में आकर के क्या करेंगे, हमारा सेवा कौन करेगा। ये स्टेटमेंट था 17 में बाल गंगाधर तिलक का। चितपावन ब्राह्मण थे। क्या जातीय चरित्र बदल जाता है? तो कहने का मतलब यह है कि और इसी प्रकार से जो को ऑप्शन की नीति थी, को ऑप्शन की जो नीति थी, वो नीति लागू करके वर्चस्ववादियों ने, जो हेजमनिक विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने को ऑप्शन की नीति अपनाया और आपका लीडरशिप ही डेवलप नहीं होने दिया, चाहे आप केंद्र में हो। तो जब तक केंद्रीय स्तर पर आपका नेतृत्व नहीं डेवलप हुआ, तब तक आपका रिजर्वेशन का सपना पूरा नहीं हुआ। पूरा हुआ भी तो उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। मंडल कमीशन के मंडल आयोग की पूरी रिकमेंडेशन लागू नहीं की गई आज तक, जो कि जरूरी है लागू करना। तो देखते हैं कि ये लीडरशिप गैप जो है, कि नेशनल लेवल पर कोई वैसा लीडरशिप उभरा भी नहीं। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में ओबीसी का लीडरशिप नहीं था, के कामराज थे लीडर, वो भी पिछड़े वर्ग से आते थे, नाडार कम्युनिटी से आते थे तमिलनाडु के। बाद में उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। के कामराज प्लान आप जानते हैं, और के कामराज प्लान इसीलिए लागू किया गया था क्योंकि मासेज, और मासेज कौन है? ओबीसी एसटी ओबीसी एससी एसटी, उनको कांग्रेस का साथ जोड़ने के लिए के कामराज प्लान लाया गया था। लेकिन उन्होंने वो भी ये प्रयास नहीं कर पाए। तो एक लीडरशिप का जो लैक है केंद्र में ओबीसी का, जो अपनी विचारधारा को लागू करा सके, उस पर अपना बात रख सके, उसको एसर्ट कर सके, ये नहीं हो पा रहा था। कोई नेतृत्व ऐसा डेवलप ही नहीं हुआ। और उस तरह का नेतृत्व आने की भी कोशिश अगर करा, जैसे पंजाब राव देशमुख थे, ब्रह्म प्रकाश चौधरी थे, बाकी लोग थे, उनको को ऑप्ट कर लिया गया। सह विकल्प की राजनीति में उनको क्या कर दिया गया? एक मिनिस्ट्री दे दिया गया, कांग्रेस का लीडर बना दिया गया, एक पोस्ट दे दिया गया, और उनसे बोला गया कि आप ये आइडियोलॉजी, इस आइडियोलॉजी की बात नहीं करेंगे जो सामाजिक न्याय की आइडियोलॉजी है, प्रतिनिधित्व की आइडियोलॉजी है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप इंडिपेंडेंट फोरम पर बोलते रहिए, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन में, लेकिन वो सरकार तक हम उस नीति को लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये डिवीजन क्रिएट करेगा। मतलब ये कि अगर ब्राह्मणवादी लोगों का, अपर कास्ट को हमेशा एक बेहतर प्रतिनिधित्व मिलती रहे, उनका डोमिनेंस बना रहे, तो शांति बनी है, समाज एकदम शांत है, सुरक्षित है, बहुत बेहतर चल रहा है। लेकिन जैसे ही दलित पिछड़े की प्रतिनिधित्व की बात होती है, अशांति फैलने लगती है। तो इस शांति की नीति को भी आपको समझना होगा, स्टेटस को की राजनीति को समझना होगा। और इस तरह इस को ऑप्शन के पॉलिटिक्स ने आपके नेतृत्व को ही केंद्र में स्थापित नहीं होने दिया। जेफरलोट कहते हैं कि अगर अंबेडकर जैसा कोई व्यक्ति होता, उस स्टेचर का, पढ़ा लिखा, उस तरह का एक बड़ा नेता ओबीसी का होता, तो शायद संविधान जब लागू हुआ तभी आरक्षण लागू हो जाता। ये बहुत बड़ा कमेंट है, इस बात को आपको समझना होगा कि कोई नेतृत्व ही आपका डेवलप नहीं हुआ। दूसरी बात कि जो कांग्रेस का तरीका था वोट लेने का, वोट सरकार बनाने का, काफी लिमिटेड था, अनडेमोक्रेटिक था। लोग नहीं जानते थे वोट की कीमत, नहीं जानते थे कि अपना नेतृत्व क्या होता है। आप जाति के नाम पर क्रिटिसाइज कर लीजिए कि जाति को लोग वोट देते हैं,
लेकिन उस समय जिसको देते थे, जो गैर बहुजन होता था, वो क्या किया? वो क्या किया? ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना। और कांग्रेस कैसे वोट लेती थी? लोकल लेवल पर जमींदार साहूकार नेता होता था, अपर कास्ट, और वोट देने वाला कौन होता था? दलित पिछड़ा। देता रहा 67 तक देता रहा, उसके बाद भी देता रहा, लेकिन उसको मिला क्या? प्रतिनिधित्व के नाम पे, उसके मुद्दे के नाम पर, उसके एजेंडे के नाम पर कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। और इस तरह से ये जब व्यवस्थाएं लोगों ने देखा, तब उनको रियलाइज हुआ कि भाई हम अगर बहुसंख्यक हैं तो हम अपना नेता क्यों नहीं चुने। और 1977 में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, उसमें इसका रिफ्लेक्शन दिखता है कि बहुत सारे गैर ब्राह्मण, गैर स्वर्ण पार्लियामेंट में जाते हैं। और उसके बाद से उनकी संख्या बढ़नी शुरू हुई, जब उनको ये इस बात का एहसास हुआ कि हम तो कैप्टिव वोटर है, गुलाम वोटर्स हैं, जो कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन के नाम पर, स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर वोट करते रहे, लेकिन हमको हमेशा छला गया। और जब नेतृत्व आपका आया पार्लियामेंट में, वहां जब स्थापित हुआ, उन्होंने जब मुद्दा उठाया, और आप जानते हैं कि मंडल कमीशन को भी जब लागू करना था तो किस तरह की चीजें हुई, क्योंकि मंडल कमीशन का जो लिस्ट आया था उसमें जाट लोग नहीं थे शामिल ओबीसी में। चौधरी देवीलाल इसका विरोध कर रहे थे, तब इसका नेतृत्व दिया गया लागू कराने का श्रद्धेय रामविलास पासवान को, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये लागू होके रहेगा। उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये आपके नेतृत्व का परिचायक है कि आपका नेतृत्व जब वहां आया, आपका नेता जब चुन के गया, तब जाके आपके इशू पर बात होना शुरू हुआ। आज तो वैसे लोग ओबीसी मंत्रिमंडल में हैं, इस देश का नेतृत्व उनके हाथ में है, लेकिन उनको ओबीसी आरक्षण बढ़ाने में दिक्कत है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का आरक्षण बिना किसी आधार के, ओबीसी रिजर्वेशन में उन्हें सर्वे चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में कोई सर्वे भी नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक आधार पर है, लेकिन एक केवल जाति के लोगों के लिए, कुछ जातियों के लिए है, इस बात से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन अगर बढ़ जाएगा तो भारत का राष्ट्रवाद खंडित हो जाएगा, भारत की यूनिटी खंडित हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बात समझने की जरूरत है कि ओबीसी रिजर्वेशन को किस तरह से वैचारिक स्तर, वर्चस्ववादी जो विचारधारा है, किस तरह से उसको हमेशा से अभी तक 90 तक उसको दबा के रखी। इवन ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो आपको समझना है कि मंडल कमीशन के सारे रिकमेंडेशन आज तक लागू नहीं हुए, आज तक लागू नहीं हुए। क्यों नहीं लागू हुए भाई? इसका जवाब कौन देगा? गर्व से कहिए कि ओबीसी प्रधानमंत्री है, लेकिन एजेंडा किसका चल रहा है? आज बहुत सारे ओबीसी एससी एसटी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी की औकात है क्या कि बढ़ाने का, आरक्षण बढ़ाने का वकालत कर सके? किसी की औकात है क्या ये सवाल उठाने का कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इंडिपेंडेंस के नाम पे, ऑटोनॉमी के नाम पे आपके खाली पदों को नहीं भरा जा रहा है? तो वो लोग उस वर्चस्ववादी हेजमनिक विचारधारा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जो विचारधारा ओबीसी एससी एसटी को प्रतिनिधित्व देना ही नहीं चाहती। ये आपको और हमें समझने की जरूरत है, और प्रतिनिधित्व के मुद्दे को उठा करके एक वैकल्पिक राजनीति करने की जरूरत है, और एक नया नेतृत्व तय करना है जो सेंटर और स्टेट में जाकर के पॉलिसी बनाए और उनके हक में पॉलिसी बनाए, जिन्हें सदियों से वंचित रखा गया। इसे आपको समझना होगा। शायद अंबेडकर जैसा व्यक्ति अगर ओबीसी का होता, वैसा नेता होता जो इंडिपेंडेंट सोच वाला, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वाला बात रख सके, बार्गेन कर सके, अगर ऐसा होता तो शायद ओबीसी रिजर्वेशन 1990 तक इंतजार नहीं करता। कमीशन पर कमीशन बने, कमीशन पर कमीशन बने केंद्र में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन साउथ के राज्यों या राज्य के स्तर के नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहिए कि उन लोगों ने केंद्र से पहले इस काम को करके दिखाया, भले ही कितना ही विरोध करना पड़े। भाई, आप शोषित रहे हैं और शोषितों को अपना आवाज बुलंद करना होगा। आपको गाली दिया जाएगा उनके द्वारा, उस गाली से परेशान नहीं होना है। वो गाली देने का मतलब ये है कि आप
चैलेंज कर रहे हैं उनके सत्ता को। और सत्ता का सुख तो सबको प्यारा होता है ना, तो उस प्यारे सुख को डिस्टर्ब करने की जरूरत है। उसके लिए नेतृत्व डेवलप करिए। जब तक राजनीतिक नेतृत्व नहीं डेवलप करिएगा, आने वाले समय में रिजर्वेशन को खत्म भी कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हम कंस्पिरेसी की बात नहीं कर रहे हैं। आपको इसे समझना होगा फैक्चुअल स्तर पर, फैक्ट के बेसिस पर समझिए इस बात को। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हमारे इस वीडियो के ऊपर। नमस्कार, धन्यवाद।